हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट 4 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली थी, चिरसम्मत सांख्यिकी, और इस यूनिट में हम क्वांटम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? जहां क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव हुआ, ये उद्भव क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ असफलताओं के कारण हुआ। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, क्वांटम इफेक्ट के बारे में नहीं दे पाई, डेविसन जर्मर प्रयोग के बारे में नहीं बता पाया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेनेशन के अंदर फेल हो गई। तो इस चीज को क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता या क्वांटम सांख्यिकी की सहायता से हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। ब्लैक बॉडी मीन्स, शुद्ध हिंदी में कहें, कृष्णिका मीन्स ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो अवशोषित कर लेती है तो इसका अब्जॉर्प्शन गुणांक, अवशोषण गुणांक होगा 1 या कह सकते हैं हम 100%। प्लेटिनम ब्लैक को हम वास्तविक कंडीशन के अंदर ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, जो 99.8% तक ब्लैक बॉडी के गुणों का पालन करता है। अवशोषण गुणांक 1, तो ब्लैक बॉडी की एक दूसरी प्रॉपर्टी कि ये ब्लैक बॉडी कृष्णिका जितने विकिरण को अवशोषित करती है उतने के उतने ही विकिरण को वापस एमिट, उत्सर्जित भी कर देती है। तो इसका उत्सर्जन गुणांक या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी 1 होता है या 100%। अब इस चीज को क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझा पाए कि इसमें इसकी उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी क्षमता और टेम्परेचर के बीच में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं बता पाए। तो इसके हम सबसे पहले ग्राफ के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि टेम्परेचर के साथ है। लैम्डा और इधर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई लैम्डा या इमिटेड रेडिएशन एनर्जी। ये ग्राफ आपका हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। इस ई लैम्डा और लैम्डा के बीच का ग्राफ के बारे में क्लासिकल सिद्धांत नहीं बता पाया, तो इसकी कुछ स्पेक्ट्रम से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। देखें, पहला, जैसा कि ग्राफ से दिख रहा है कि जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ रहा है, लैम्डा की वैल्यू
इंक्रीज होती जा रही है, ई लैम्डा का मान भी बढ़ता जाता है, और लैम्डा की किसी एक पर्टिकुलर मान पर ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है और उसके बाद कंटिन्यूअस डिक्रीज होती जाती है। तो पहला ग्राफ से जो परिणाम निकला वो क्या निकला कि लैम्डा बढ़ने पर ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है तथा उच्चतम मान प्राप्त करके घटता है। अतः दिए गए ताप पर इसका टेम्परेचर 1646, अलग अलग तापों के लिए अलग अलग ग्राफ नहीं, नियत तरंगदैर्ध्य मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये, तो इसके संगत लैम्डा का मान लैम्डा एम कहते हैं जो अधिकतम मान है, उत्सर्जित विकिरण इस लैम्डा के संगत उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अधिकतम होती है। क्लियर। नंबर 2, ताप बढ़ने पर जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए विकिरण ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ देखो 998 केल्विन था, तो विकिरण ऊर्जा का मान भी हर बार ग्राफ में अलग अलग पीक्स मिल रही हैं, तो विकिरण ऊर्जा का मान भी बढ़ता जा रहा है। थर्ड पॉइंट, लैम्डा एम तरंगदैर्ध्य का अधिकतम मान लैम्डा एम टी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गणितीय रूप में इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती टी या लैम्डा एम बराबर बी अपॉन टी, तो लैम्डा एम टी बराबर बी, ये कहलाता है वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जहां बी कोई नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है 0.293, बी की वैल्यू 0.293 सेंटीमीटर केल्विन। चौथा, इस ग्राफ को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट वीन ने एक नियम दिया जो कहलाता है वीन का विकिरण नियम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी क्षमता के लिए तो ये नियम दिया, ई लैम्डा डी लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ये होती है ए अपॉन लैम्डा 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा एंड ए लैम्डा की पावर -5 एफ लैम्डा टी ई की पावर -b अपॉन के टी डी लैम्डा। ये डेरिवेशन अगली क्लास में आएगा बीएससी फाइनल ईयर के अंदर, इन सब की वैल्यूज भी आएंगी, तो यहाँ पर सीधा याद करें इसे। वीन का यह नियम सिर्फ लघु स्मॉल वेवलेंथ के लिए लागू होता है। अगला, इसी ग्राफ को समझाने के लिए रेले और दूसरे साइंटिस्ट जीन्स ने भी एक नियम दिया जिसे रेले जीन्स का नियम कहते हैं, वो है ई लैम्डा डी लैम्डा 8 के टी अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। यह नियम जो रेले जीन्स का नियम है, ये सिर्फ दीर्घ तरंगदैर्ध्य लार्ज वेवलेंथ के लिए लागू होता है। तो वीन का नियम सिर्फ लघु तरंगदैर्ध्य के लिए और रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए लागू होता है। तो ये वाला नियम लघु तरंगदैर्ध्य को नहीं बता पाया और ये दीर्घ तरंगदैर्ध्य को नहीं बता पाया। क्लियर। अब इसके बाद में है, ये था हमारा
कृष्णिका के स्पेक्ट्रम का अध्ययन। इसके बाद में है क्लासिकल सिद्धांत की असफलता। तो असफलता के अंदर पहला, कृष्णिका के स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 2, इसे समझाने के लिए वीन ने नियम दिया। ये नियम सिर्फ लघु तरंगदैर्ध्य के लिए ही लागू हुआ, दीर्घ तरंगदैर्ध्य को समझाने में फेल हो गया। थर्ड कमी इसकी, रेले जीन्स ने नियम दिया जो सिर्फ लार्ज वेवलेंथ उच्च तरंगदैर्ध्य को ही समझा पाया, लघु को समझाने में फेल हो गया। तो इन दोनों में से कोई भी ऐसा नियम नहीं था कि जो इस लैम्डा या ई लैम्डा तथा ई लैम्डा के बीच के ग्राफ को पूर्ण रूप से समझा सके। क्लियर? तो ये हो गई क्लासिकल सिद्धांत की कमियां। अब इन कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक ने वीन और रेले द्वारा दिए गए दोनों नियमों की मैथमेटिकल गणितीय विवेचना, एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस किया, और इस एनालिसिस के आधार पर उन्होंने प्रयास किया कि ऐसी कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाए कि इस ग्राफ का पूर्ण रूप से अध्ययन हो सके। मतलब इन दोनों नियमों के आधार पर ही उन्होंने एक नई प्रकार की सांख्यिकी को जन्म दिया कि उसके उपयोग से दोनों नियम भी वैलिड हो जाएं और इस ग्राफ का पूरे का पूरा अध्ययन भी हो जाए। तो यहां से एक नई सांख्यिकी, न्यू स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का राइज हुआ, उदय हुआ। अब इस यूनिट में आगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ही, इसके अभिग्रहितों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित। अब अभिग्रहितों में पहला अभिग्रहित है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई निकाय है, उस निकाय की अवस्था, स्टेट को हम किसी तरंग फलन, मान लें साई, तरंग फलन के द्वारा बताते हैं, या निकाय की अवस्था को तरंग फलन से ज्ञात किया जा सकता है। और इस तरंग फलन को कई बार अवस्था फलन भी कह देते हैं, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। क्लियर? अब इस तरंग फलन के लिए जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो देखें। पहली, तरंग फलन है साई, जो स्थिति x और समय t का दोनों का फलन हो सकता है। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। मीन्स व्यापक रूप में हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, r t। तो r के अंदर x y z तीनों एक्सिस आ जाती हैं, फलन होता है, स्थिति और समय का फलन हो सकता है। और ये फलन रियल या जरूरी नहीं है हमेशा वास्तविक ही हो, कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो निकाय की अवस्था को व्यक्त करने वाला तरंग फलन है साई, वो सिंगल वैल्यूड
एकलमानी व फाइनाइट, परिमित होना चाहिए। नंबर 3, तरंग फलन किसी निकाय की अवस्था को बता रहा है। मान लीजिए निकाय कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग फलन है, तो ये तरंग फलन साई और इसका कॉम्प्लेक्स साई स्टार, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं जेड जेड स्टार, ये प्रदर्शित करेगा संपूर्ण आयतन में या संपूर्ण ब्रह्मांड में उस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता। तो ये प्रदर्शित करता है प्रोबेबिलिटी। फोर्थ, निकाय की प्रत्येक प्रेक्षणीय राशि को संकारक के रूप में लिख सकते हैं। प्रेक्षणीय राशि किसी संकारक के रूप में या संकारक से रिलेटेड होती है। क्लियर इतना? फॉर एग्जाम्पल, हमने माना कि कोई फलन है ये तो है मान लीजिए ऑपरेटर, और इससे रिलेटेड फलन है साइन टी। तो इस संकारक को इस फलन पे लगाते हैं, मीन्स डी बाई डी टी एफ डी बाई डी टी साइन टी, दिस इज cos t। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम स्टैटिक्स में, क्वांटम सांख्यिकी में जो ऑपरेटर होता है, संकारक होता है, वो हर्मिटी होना चाहिए। हर्मिटी का मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे हर्मिटी होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है साई 1 और साई 2 दो फलन है और ए कोई संकारक है, तो ये प्रॉपर्टी इस प्रकार होनी चाहिए। क्लियर? ये हर्मिशियन होने की प्रॉपर्टी, अगर कोई भी संकारक इस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो संकारक हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक होगा। अगला नंबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान। मान लीजिए कोई संकारक है ए, तो इसके प्रत्याशा मान को आप इस प्रकार लिखते हैं, और ये होता है साई स्टार ए साई डीटो अपॉन साई स्टार साई डीटो। क्लियर? इसके बाद में है नॉर्मलाइजेशन, प्रसामान्यीकरण। तो प्रसामान्यीकरण के मतलब कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसके पाए जाने की प्रायिकता एक होती है। तो जैसे साई स्टार संपूर्ण ब्रह्मांड डीटो, ये प्रायिकता का मान एक। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन।
अगर यहाँ भी ये संकारक प्रसामान्य नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, प्रसामान्यीकृत फलन है, तो ये वाली वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। तो इसका प्रत्याशा मान हो गया साई स्टार साई दिस ए। क्लियर। इसके बाद में है अगली प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन फलन व आइगन मान। मान लीजिए ए कोई संकारक है, ऑपरेटर फाई फलन है, तो इस संकारक को इस फलन पे लगाते हैं। लगाने से यहां पर क्या हो गया, आपको एक वैल्यू मिली और ये फलन ऐसे का ऐसा है। तो ये फलन तो कहलाएगा आइगन फंक्शन फलन, और ये जो वैल्यू मिली है ये वैल्यू मिली है आइगन मान, आइगन वैल्यू। और ए हमें पता ही है ऑपरेटर है। क्लियर। अब इसकी छोटी सी 2 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक आइगन फलनों की एक जैसी ही या समान आइगन वैल्यू आइगन मान हो, तो निकाय अपभ्रष्ट डीजनरेट कहलाता है। ठीक है। अब इसको मान के चलें, जैसे संकारक ए है, ऑपरेटर पहला फलन हम फाई 1 मान लें। इसमें क्या कर रखा है, 2 या 2 से अधिक फलन। तो पहला एक फलन ये मान लें, इस फलन पे संकारक लगाया तो आपके पास आइगन वैल्यू आई ए, और ये इस डेफिनेशन के अनुसार। दूसरा फलन है फाई 2, इस पर भी ऑपरेटर लगाया, ये वैल्यू आई। तीसरे पर लगाया तो भी ये वैल्यू आई। अब तीनों समीकरणों को और भी आगे से आगे हो सकता है। तीनों वैल्यूज को ध्यान से देखने पर क्या लग रहा है कि फलन तो अलग अलग हैं, फाई 1 फाई 2 फाई 3, लेकिन सबकी जो वैल्यूज आ रही हैं तीनों सेम आ रही हैं। इसलिए इस प्रकार का जो निकाय है वो कहलाएगा अपभ्रष्ट। अगर इसका एकदम उल्टा है, इसको इस पर लगाया, वैल्यू मान लीजिए A1 फाई 1 आई, इसको इस पर लगाया A2 फाई 2 आई, तो इस बार देखो फलन भी अलग अलग है और आइगन वैल्यू भी अलग अलग है। तो इस प्रकार का जो निकाय है वो कहलाता है नॉन डीजनरेट, अन अपभ्रष्ट। क्लियर। इसके बाद में है अवस्था फलन को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, एक समीकरण के द्वारा करेंगे प्रदर्शित, और वो समीकरण कहलाती है श्रोडिंगर समीकरण। क्लियर। अवस्था फलन को हमने किसका फंक्शन माना है, मान लीजिए ये तरंग फलन है या अवस्था फलन है। ये फलन है पोजीशन, स्थिति और समय का। यहां पर हम पोजीशन को q के रूप में लेके चल रहे हैं, समय t के रूप में, तो साइज द फंक्शन ऑफ q एंड t। अगर इसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है
अवस्था फलन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम एक इक्वेशन जिसे कहते हैं श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और वो समीकरण है आयोटा एच क्रॉस डी साई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एच साई। यहां देखो साई तो है फलन, और आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी टी ये है एक संकारक ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर होता है ई, एनर्जी का, ऊर्जा का संकारक है ये। और यहाँ H ये कहलाता है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बराबर होगा P²/2m, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी V। अब P संवेग है। इस संवेग को क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है आयोटा एच क्रॉस डेल। ये संवेग यहाँ पर सीधा संवेग नहीं होके एक तरह से संवेग का संकारक है, ऑपरेटर है। तो P का मान यहाँ पर रखने पर यह आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस V, और V भी R का फंक्शन। डेल का मतलब होता है डेल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। और H जैसा कि हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लांक कांस्टेंट, और H क्रॉस ये होता है H अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो ये कुछ अभिग्रहित थे क्वांटम मैकेनिक्स के तरंग फलन से रिलेटेड। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स।